अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनडी के एमसीक्यूज कर रहे थे, ठीक है, आईबीए ग्रेड्स के पास पेपर्स के। तो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है ये पास 2012 का, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अमाउंट ऑफ H2SO4 इन 2 लीटर और 28% कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन है परसेंटेज में, वॉल्यूम गिवन है, हमें अमाउंट ऑफ H2SO4 फाइंड करना है इसमें, ठीक है। वो भी कर लेते हैं। देखें वॉल्यूम हमें गिवन है, टोटल वॉल्यूम हमें गिवन है 2 लीटर्स, ठीक है। टोटल वॉल्यूम गिवन है 2 लीटर्स और जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो हमें गिवन है 28%। अब ये कॉन्सेंट्रेशन जब परसेंटेज में गिवन होती है ना, है ना, तो उसका मतलब होता है अगर हम H2SO4 की इन टर्म्स ऑफ मास बात कर लेना तो मास के मुताबिक उसका मतलब ये हो जाएगा कि 28 ग्राम्स इन 100 मिलीलीटर्स, ठीक है। 28 ग्राम्स इन 100 मिलीलीटर्स, ठीक है। तो इससे ना हमें क्या करना है, इससे हमें 2 लीटर वॉल्यूम में फाइंड करना है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं। उसके लिए हम रेशियो वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 28 बल्कि नहीं, ये होगा, ये मिलीग्राम्स होगा, ठीक है। 28 मिलीग्राम्स पर 100 मिलीलीटर्स इक्वल टू अननोन मास हमारे पास है, उसको हम x लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय, इसको हम चेंज करेंगे मिलीलीटर में, ये हो जाएगा फिर 2000 मिलीलीटर्स, ठीक है। तो x को कैलकुलेट कर लेते हैं। x हो जाएगा हमारे पास 28 मल्टीप्लाइड बाय 28 मिलीग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 2000 मिलीलीटर्स डिवाइडेड बाय 100 मिलीलीटर्स। अब मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो गया, ठीक है। 100 वन सा 100 और 120 था 2000, तो 28 मल्टीप्लाई बाय 2000 होता है मेरे पास 560 मिलीग्राम्स। तो करेक्ट आंसर मेरे पास हो गया, इसमें करेक्ट आंसर हो गया इसमें मेरे पास ऑप्शन, बल्कि ये तो दूसरा ईयर है, या करेक्ट आंसर हो गया मेरे पास ऑप्शन सी 560 मिलीग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट है IUPAC नेम ऑफ C2H5-O-CH3, ठीक है। ये C2H5 जो ना, ये मेरे पास इथाइल है और CH3 मेरे पास मिथाइल है और बीच में O आया हुआ, तो ये ईथर बनेगा, ठीक है। अब IUPAC नेम में ईथर के लिए जो हम कीवर्ड यूज़ करते हैं ना वो होता है ऑक्सी, ठीक है। तो इसमें ऑक्सी जो है ना वो लगेगा हमारे पास, एक चेन के साथ ऑक्सी लगेगा, दूसरे के साथ लगेगा हमारे पास, तो दूसरी का जो मेन दूसरी चेन का नाम पर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। या नाम चेक करते हैं कौन कौन से हमारे पास, मिथाइल इथाइल कीटोन, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि देखिए ऑक्सीजन सामने लगा है। कीटोन में ना हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो ऊपर लगा होता है, कार्बन के ऊपर लगा होता है डबल बॉन्ड के साथ। मिथाइल प्रोपेनेट भी नहीं होगा क्योंकि प्रोपेनेट कहता है कि ये जो है ना मेरे पास वो है, ये मेरे पास ईस्टर है, लेकिन ईस्टर नहीं हो सकता क्योंकि ईस्टर में भी हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास इथॉक्सी ईथेन, इथॉक्सी ईथेन भी ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ईथेन जो है वो एक ही है। और नेक्स्ट है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल भी नहीं हो सकता। तो इसमें मेरे ख्याल से ना ऑप्शन में ना गलती आई हुई एक, ठीक है। यहाँ पे ये इथॉक्सी लिख है ना, मेरे ख्याल से यहाँ पर होगा मीथॉक्सी ईथेन, ठीक है। अगर मैं ड्रॉ करके देख लूँ ना तो ये इस तरीके का बनेगा इसका स्ट्रक्चर, CH3 CH2 फिर O फिर CH3, ये जो है ना जहाँ पास लंबी चेन है ये बन जाएगी मेरे पास मेन चेन, ये मेन चेन हो जाएगी, और ये जो है ना वो ऑक्सीजन हो जाएगी, और ये मेरे पास हो जाएगी साइड चेन, ठीक है। या फिर आप इसको एक तरह की ब्रांच भी कह सकते हैं।
तो जो मेन चेन है वो 2 कार्बन की है, तो वो तो ईथेन हो गई। जो साइड चेन है वहाँ पे 1 कार्बन की है, वो हो गए पास मीथेन। और जो ऑक्सी लगे ना उसके साथ फिट हो जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा मेथॉक्सी। और ये मेन चेन का नाम IUPAC नेम्स में मेन चेन जो होती है ना उसका नाम आखिर में आता है, तो उसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी ईथेन। ठीक है, यहाँ खातिर टाइपिंग मिस्टेक है तो उन्होंने M नहीं लिखा हुआ, करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा मेथॉक्सी ईथेन। नेक्स्ट है मेरे पास नेफ्थेलिंग हैज़ पाई बॉन्ड। ठीक है, अच्छा ये लिखा हुआ है नेफ्थलीन। हाँ, नेफ्थलीन हैज़ पाई बॉन्ड। नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस तरह का होता है, देखिए नेफ्थलीन जो है ना, और मेरे पास 2 बेंजीन होते हैं जो एक साथ लगे हुए होते हैं। ठीक है, एक ये पेंसिन हो गया, और फिर एक और पेंसिन ना इसी के साथ लगा हुआ होता है। अब इस केस में ना मेरे पास देखें, यहाँ जब ये बॉन्ड बन गया ना, है ना, तो क्या होता है, एक पाई बॉन्ड ना ये लोग शेयर करते हैं आपस में, तो इसका स्ट्रक्चर ना कुछ इस तरीके का बनता है। एक पाई बॉन्ड जो है ना वो इन दोनों में होता है शेयर यहाँ पे। ठीक है, इसमें से ना दोनों कार्बन जो होते हैं ना, ये वाले कार्बन, इनका एक हाइड्रोजन निकल जाता है, तो उससे इनका बॉन्ड खाली होता है, ये बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन है ना उसका बॉन्ड कितने बने हुए, 1 2 3 4। जो यहाँ पे कार्बन है उसके बॉन्ड कितने, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इसमें स्ट्रक्चर होता है हमारे पास नेफ्थलीन का, और एक और स्ट्रक्चर जो है ना हमारे पास इस टाइप का भी बनना होता है। ये 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं नेफ्थलीन के। एक स्ट्रक्चर मेरे पास ये हो गया। अब एक स्ट्रक्चर होता है इसमें मेरे पास पाई बॉन्ड जो है ना वो यहाँ लगे होते हैं। ठीक है, इस तरह स्ट्रक्चर होता है मेरे पास नेफ्थलीन का, पाई बॉन्ड यहाँ लगे होते हैं, और फिर मेरे पास 2 पाई बॉन्ड यहाँ लगे हुए होते हैं। अब ये तब बनता है जब मेरे पास, देखिए ये वाला स्ट्रक्चर तब बनता है जब मेरे पास जो पाई बॉन्ड है ना, ये वाला जो मेरे पास कार्बन है ना वो अपना हाइड्रोजन लूज कर दे, फिर बनता है ये स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर तब बनता है जब मेरे पास ये कार्बन जो है ना वो अपने हाइड्रोजन लूज कर दे। अब ये जो 2 कार्बन है इनका आप गिने कितना बॉन्ड बना हुआ है, एक तो इनके आपस में बॉन्ड है, इस कार्बन का अगर मैं गिनूँ तो 1 2 3 4 बॉन्ड बने हुए, इस वाले के 1 2 3 4 बॉन्ड बने हुए। तो इस तरह से 2 स्ट्रक्चर बनते हैं नेफ्थलीन के। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा हुआ किसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने, तो दोनों स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड जो है ना वो डबल बॉन्ड होता है। जो सेकंड बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड होता है, सेकंड और थर्ड बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। तो इस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड कितने हैं पास, 1 2 3 4 5। इस स्ट्रक्चर में कितने, 1 2 3 4 5। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, कितने हैं, 5 है, 5 पाई बॉन्ड्स। तो करेक्ट आंसर मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे नेफ्थलीन हैव पाई बॉन्ड्स 5, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन, CnH2n + 1 OH रिप्रेजेंट्स व्हाट। ठीक है, इसमें मेरे पास ना एक वो दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है क्या रिप्रेजेंट किसको करता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ना CnH2n + 1 OH, ये एक थोड़ा डिफरेंट फार्मूला है लिखने में, लेकिन लिखने का एक और तरीका ना इसको ये भी होता है, इसका आप इस तरह भी लिख सकते हैं, CnH2n + 1 O। ठीक है, इसे मेरे पास OH लिखा हुआ है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन +1 के साथ से O भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं ना इस फॉर्मूला के मुताबिक ना एक स्ट्रक्चर बना के चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए। कार्बन हम अज्यूम कर लेंगे 2 इसमें, फॉर एग्जांपल अगर 2 कार्बन अज्यूम करें
तो C2H2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 4 + 1 5 और O आ रहा है मेरे पास। ठीक है, जो उसने फॉर्मूला दिया है उसके मुताबिक बनाऊँ तब भी ये फॉर्मूला आएगा मेरे पास, तब ये स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, अगर मैं CnH2n + 1 OH कर लूँ ना, अब देखें ये जो +1 है ना इस फॉर्मूले में, ये जो +1 है ना ये कॉरस्पॉन्ड करता है OH को। ठीक है, और इस फॉर्मूले में जो +1 है वो कॉरस्पॉन्ड करता है H को। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के मुताबिक वही स्टेम स्ट्रक्चर आएगा। C2 हो जाएगा, H जो है मेरे पास 2 एंजा यानी कि 4 हो जाएगा और फिर में OH लग जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है ना अगर मैं ड्रॉ करूँ ना ये स्ट्रक्चर, तो ये एग्जैक्टली मेरे पास रिप्रेजेंट करता है अल्कोहल को। ठीक है, देखें 2 कार्बन हो गए मेरे पास। ठीक है, 2 कार्बन हो गए, फिर इनमें मैं हाइड्रोजन लगा दूंगा। एक ऑक्सीजन हो गया तो मैं पहले ऑक्सीजन लगा लेता हूँ। एक लग गया मेरे पास ऑक्सीजन, हम लगा लेता हूँ हाइड्रोजन इनमें। ठीक है, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है मेरे पास। ये स्ट्रक्चर मेरे पास रिप्रेजेंट करता है उससे एक अल्कोहल को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना वो ये 6 होगा और यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, दोनों में जो है ना वो फ़र्क जो है ना वो सिर्फ ऑक्सीजन का है। ये स्ट्रक्चर जो है ना ये देखें, अगर मैं यहाँ पे एक O को मिटा दूँ ना मेरे पास स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके का इसका। ठीक है, जो नॉर्मल एल्केन का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है CnH2n+2। ठीक है, और जो मेरे पास का स्ट्रक्चर होता है ना उसका क्या कहते हैं उसका अल्कोहल का, उसमें क्या होता है ये जो H है ना ये H ये मेरे पास ना एक कम हो जाता है, +2 जो ना +1 हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा H जो है ना वो निकल जाता है और लग जाता है ऑक्सीजन के साथ, तभी हम इसको लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो वो जो है ना ये सही है, ये वाला ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे H लगेगा। ठीक है, ये जो है ना इस तरह का ये तभी इन्होंने से दिया हुआ है CnH2n+1OH, वरना लिखने का एक और स्टाइल जो है ना उसको इस तरीके का भी होता है कि CnH2n+2 फिर O लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बन रहा है इसका रिप्रेजेंट करता है अल्कोहल को। तो करेक्ट आंसर मेरे पास क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए अल्कोहल। नेक्स्ट है मेरे पास 1s2 2p6 2s2 3p6 विच रूल वायलेशन ऑकर्स। देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ना कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, 4 रूल्स होते हैं हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन के। ठीक है, वो सारे रूल्स हम 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पहले हमारे पास जाता है लो एनर्जी ऑर्बिटल में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी ऑर्बिटल से पहले ये फिल करते हैं और फिर वो फिल करते हैं हमारे पास हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स। ठीक है, मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पहले मेरे पास 1s में जाएगा, उसके बाद फिर वो 2s में जाएगा। जब 1s फेल हो जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, फिर वो मेरे पास जाएगा 2p में, उसके बाद फिर वो जाएगा 3s में। ठीक है, ये होता है मेरे पास ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं हंट रूल। ठीक है, हंट रूल मेरे पास ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं। वो इस तरह फिल करते हैं कि अगर मेरे पास एक ऑर्बिटल के सब ऑर्बिटल्स है ना तो वो सब ऑर्बिटल बारी बारी फिल होते हैं। ठीक है, यानी अगर मेरे पास एस ऑर्बिटल में तो एक ही होगा, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे,
लेकिन फॉर एग्जांपल से पी ऑर्बिटल में मेरे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो होता है पी एक्स होता है, पी वाई होता है, मेरे पास होता है पी जेड, 3 होते हैं मेरे पास, ठीक है। अगर ये मेरे पास एक पी एक्स ऑर्बिटल है ना, तो ये हो गया मेरे पास पी वाई, ये हो गया पी जेड। जो पी ऑर्बिटल है ना, उसमें मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन फिट होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स फिट होते हैं। एस ऑर्बिटल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। नज़ारे डब्बा, इस डब्बे में फिट होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और पी ऑर्बिटल में फिट होते हैं मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन, चूँकि एक डब्बे में 2 होते हैं, 2 × 3 6 होता है, ठीक है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिट होते हैं, ये एक सब ऑर्बिटल्स में फिट होते हैं, जो कि मेरे पास 3 है पी में, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब पी एक्स में मेरे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन आ गया है ना, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन मेरे पास पी जेड में आएगा, सॉरी सेकंड इलेक्ट्रॉन मेरे पास पी वाई में आएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा पी जेड में। हंट रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो पहले सिंगल फिल होंगे, फिर डबल फिल होंगे। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास पी एक्स ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए और पी वाई मेरे पास खाली पड़ा हुआ है और पी जेड खाली है, ये नहीं हो सकता। करेक्ट तरीका क्या होता है? पहले पी एक्स में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर पी वाई में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, पी जेड में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद फिर पी एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर पी वाई में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर पी जेड में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। ये होता है हमारे पास हंट्स रूल। पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसका जो एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, काफ़ी गहरी बात है इसमें क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक, ठीक है। लेकिन अगर सिंपली बात की जाए ना, तो इसका मतलब ये होता है कि जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ना, 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम नंबर ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। सिंपल मीनिंग है इसकी, यानी कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन सिमिलर एक सेम कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखें, इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर्स हमारे पास 4 होते हैं, ठीक है। उनमें एक तो मेरे पास हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। मेरे पास हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर, मेरे पास उसके बाद हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। और फिर मेरे पास हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। अब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से, एजीमुथल एल होता है, मैग्नेटिक को एम से करते हैं, और स्पिन हमारे पास ये आता है एस से, ठीक है। अब इन सब में ना डिफरेंट चीज़ें स्पेसिफाई होती हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्पेसिफाई करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में। टोटल शेल्स होती है हमारे पास, जो सो फार डिस्कवर्ड है ना, वो हमारे पास यानी कि 7 शेल्स हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो सकती है 1 फर्स्ट शेल के लिए, 2 सेकंड शेल के लिए, 3 और सो ऑन 7 तक, ठीक है। या इसको 8 भी शुमार कर लें, इसमें 8 शेल भी है, ठीक है। तो 8 तक होता है ये हमारे पास। लेकिन जब आप स्टडी करेंगे ना, तो आप मेनली 7 तक की स्टडी करेंगे, 8 को आप स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 7 तक होता है हमारे पास। रिप्रेजेंट करता है ये हमारे शेल्स को। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में तो ये होगा 1 होगा, सेकेंड शेल में तो 2 होगा। इसको स्पेसिफाई इस तरीके से करते हैं कि मेरे पास अगर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई भी है ना, उसमें जो पहला नंबर होता है ना, वो होता है पीरियड। पर लिखा होगा 1s2, 2s2, 2p6। तो जो 1 और 2 लिखा है ना, ये पास पीरियड होता है। अब इलेक्ट्रॉन यानी एलिमेंट जो है, वो जिस पीरियड में होगा ना, वो उतने शेल्स होंगे उसके पास, ठीक है। और ये जो नंबर होता है ना, ये वाला 1, 2 और उसके बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ये नंबर रिप्रेजेंट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में मौजूद है, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर डिटरमिन करता है सब शेल्स को। सब शेल के लिए एस, और सब शेल यानी ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल के लिए क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है मेरे पास 0, पी शेल के लिए होता है, पी ऑर्बिटल के लिए होता है 1, डी के होता है 2,
और एस ऑर्बिटल के लिए होता है मेरे पास 3। ठीक है, इसकी एक्सप्रेशन सिंपल है। अगर इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होगा, जैसे यहाँ पर एस ऑर्बिटल में, तो ये होगा 0। पी ऑर्बिटल, ये अगर यहाँ पर भी एस ऑर्बिटल में, यहाँ भी 0 होगा। पी ऑर्बिटल में है तो 1 होगा। सिमिलर डी ऑर्बिटल में 2 होगा, एफ में 3 होगा। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ना वो डिटरमाइन करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब ऑर्बिटल में। अब पी के मेरे पास होते हैं 3 सब ऑर्बिटल्स, इनके क्वांटम नंबर्स होते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसका होता है +1, इस वाले का होता है 0, इसका होता है -1। सिमिलरली मेरे पास डी ब्लॉक जो है ना, डी ब्लॉक, उसमें मेरे पास होते हैं 5 सब शेल्स, 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल के पास होते हैं 5 सब ऑर्बिटल्स। और ये जो 5 ऑर्बिटल है ना डी के, ये मेरे पास होते हैं, सबसे पहले हो गया मेरे पास डी एक्स वाई। ठीक है, मेरे पास हो गया डी वाई जेड। मेरे पास हो गया सर के डी एक्स जेड। ठीक है, मेरे पास 2 और होते हैं इसके बाद, वो हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास डी जेड स्क्वायर। उनकी नंबर किस तरह होती है, सेंटर में 0 होता है, +1 हो गया, ये हो गया +2, ये हो गया -1, और ये हो गया मेरे पास -2। ठीक है, इस तरह से ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, बल्कि ये उल्टा होगा, ये जो है वो -2 होगा, ये होगा -1, ये +1 होगा, +2 होगा, और पी में जो है वो उल्टा होगा, -1 होगा, 0 होगा, फिर होगा +1। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इस तरह से इनका हर सब ऑर्बिटल का एक स्पेसिफिक क्वांटम नंबर होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट है लास्ट मेरे पास स्पिन क्वांटम नंबर। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो तो आपको समझ में आ गया है। इस तरह एफ ऑर्बिटल का 7 होता है तो उसका 7 क्वांटम नंबर्स होते हैं, F7 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं। ठीक है, 0 हो गया तो उससे पहले आप कह लें -1 -2, इस तरह ऐसे -3 भी होता है, +1 +2 +3। ठीक है, जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो आपके पास 2 होते हैं, +1 होता है और आपको होता है -1। अभी जो +1 और -1 है ना, ये आपके पास रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन की स्पिन को। एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऐसी होती है और एक स्पिन होती है मेरे पास ऐसी। ठीक है, अब ये स्पिन के क्वांटम नंबर जो है ना इस वाली का, ये होता है मेरे पास प्लस, बल्कि ये 1 नहीं है, ये होगा प्लस मेरे पास हाफ, हाँ -1/2 +1/2 होगा, ये होता है +1/2, और ये वाली होती है -1/2। ठीक है, अब पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। यानी अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन सेम शेल में है ना, और सेम ऑर्बिटल में और सेम सब ऑर्बिटल में, तो कम से कम उनका स्पिन तो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो अगर पॉलिश प्रिंसिपल आपके पास आ जाए ना, तो वो जैसे बेसिक अगर बात की जाए तो वो आता है स्पिन पर। स्पिन जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन की सेम ऑर्बिटल में, सेम शेल, सेम ऑर्बिटल, सेम शेल, सेम ऑर्बिटल, सेम सब शेल में सेम स्पिन नहीं हो सकती। ठीक है, सिंपली यहाँ हमारे पास ये नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये लाजमी ऐसा होगा, ये कभी भी आपके पास इस तरह का नहीं होगा, और सिमिलरली ये आपके पास इस तरीके का नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब जो हमारा क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है ना, वो हैं हर्ट्ज रूल है, अफा प्रिंसिपल, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और अब देखें यहाँ पर मेरे पास क्या दिया हुआ है, 1s1, 2p6, 2s2 और 3p6। अब देखें हर्ट्ज रूल हम पढ़ चुके हैं, वो कहता है कि ऑर्बिटल में बारी बारी फेल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई सब ऑर्बिटल का जिक्र नहीं है तो हर्ट्ज रूल तो वायलेट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो कहता है क्वांटम नंबर सेम होने चाहिए।
अब काउंटर नंबर कोई जिक्र नहीं है, इसमें स्पिन का जिक्र नहीं आया हुआ, तो काउंटर नंबर भी हम नहीं कह सकते कि सही है कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास, नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास में अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल आपको कहता है कि इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी ऑर्बिटल फिल होते हैं हाई एनर्जी ऑर्बिटल में। अब यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, जो पी ऑर्बिटल है वो हाई एनर्जी है और एस है लो एनर्जी। तो ये जो यहाँ पे दिखाया हुआ है ना कि एस पी है पहले जो हो रहा है फिर उसके बाद एस में जा रहा है, तो ये गलत है। तो जो करेक्ट आंसर है ना इसमें कि कौन से रूल की वायलेशन हो रही है, वो है हमारे पास अफबाउ प्रिंसिपल। यहाँ मेरे पास अफबाउ प्रिंसिपल की वायलेशन हो रही है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है विच पेयर इज आइसोमर विथ ईच अदर। ठीक है, एथेनॉल और एथेनॉल, एथेनॉल एथेनॉल, डाईमिथाइल ईथर और एथेनॉल, इथाइल मिथाइल कीटोन और ब्यूटेनॉल और नन। ये सारे स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले इथेनॉल और इथेनॉल कर लेते हैं। तो इथेनॉल जो है ना मेरे पास तरीके का बनता है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया मेरे पास इथेनॉल, ये हो गया इथेनॉल। ठीक है, फिर मैं कर लेता हूँ इथेनॉल, वो इस तरह का होगा मेरे पास। क्या ये आइसोमर्स हैं? आइसोमर्स वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है या फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम गिन लेते हैं, इनमें 1 2 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन इसमें 4 है और इसमें 6 है। अगर हाइड्रोजन 4 है और इसमें 6 है तो ये आइसोमर्स नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डाईमिथाइल ईथर विद इथेनॉल। अब इथेनॉल तो बना हुआ है, डाईमिथाइल ईथर बना के देख लेते हैं। ठीक है, अगर ईथर है तो इसमें ऑक्सीजन बना होगा। ठीक है, इसमें हमें कार्बन अटैच कर दोनों साइड पे। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है डाईमिथाइल ईथर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो नॉर्मल ईथर से थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, बल्कि नहीं, इसका डिफरेंट होता है, दूसरा कंपाउंड है उसका डिफरेंट होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सेम ही होता है, इसमें हमारे पास CH3 लगे होते हैं। ठीक है, और उसमें मैं नंबर ऑफ आइटम्स गिन लेता हूँ। कार्बन के 2 हैं, इथेनॉल में भी कार्बन के 2 हैं, हाइड्रोजन 6 है, इसमें हाइड्रोजन से भी 6 है, उसमें ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। ये दोनों हमारे पास आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है, जो लास्ट ऑप्शन गिवन है वो भी चेक कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन है मेरे पास मिथाइल इथाइल कीटोन एंड ब्यूटेनॉल। मिथाइल इथाइल कीटोन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मेरे पास बना है कुछ इस तरीके का। CH3 CH2 अगर ये कीटोन है ना तो बल्कि नहीं, यहाँ पे CH2 नहीं बनेगा, फिर डबल बॉन्ड O होगा, फिर बॉन्ड बना के CH3। डाई मिथाइल नहीं, ये ना मिथाइल इथाइल कीटोन। ठीक है, आयल स्ट्रक्चर बनेगा इसका। और यहाँ पर ना इसमें लगेगा एक और CH3। हाँ, ये बनेगा स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, ये कीटोन पार्ट हो गया इसका, ये मिथाइल हो गया, ये इथाइल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ब्यूटेनॉल तो सिंपल है, मैं स्ट्रेट चेन बना देता हूँ एक। नंबर ऑफ एटम गिन लेते हैं इसमें।
इसमें हाइड्रोजन मेरे पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, बल्कि हाँ 12 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 हाइड्रोजन है मेरे पास में, 10 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन एक है, कार्बन 4 है, इसमें ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन इसमें 8 है, इसमें 10 है, तो ये जो है वो उसके साथ बराबर नहीं हो सकता। तो जो करेक्ट आइसोमर आगे मेरे पास है वो है इथेनॉल और डायमिथाइल ईथर, ठीक है। करेक्ट आंसर हो गया मेरे पास इसमें डायमिथाइल ईथर है, इथेनॉल, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच कैन बी यूज्ड एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। देखिए न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो अपने साथ ना खुद होता है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब इन तीनों ऑप्शन से मेरे पास जो BF3 है ना, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। वो इसलिए चूँकि ये होता है मेरे पास नेगेटिवली चार्ज, वो इसलिए चूँकि इससे मेरे पास ना इलेक्ट्रॉन्स का इशू आता है, ठीक है। मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ आपको। सबसे मेरे पास बोरॉन का एटम होगा एक, ये हो गया मेरे पास बोरॉन, और ये हो गया उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे बारह BF3 है तो 3 फ्लोरीन होंगे इसमें, एक फ्लोरीन ये हो गया, एक फ्लोरीन ये हो गया, एक फ्लोरीन ये हो गया, ये हो गया फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब देखें फ्लोरीन के ना ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स खुद हैं और एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन ने प्रोवाइड किया है, तो तीनों फ्लोरीन के ऑर्बिटल कंप्लीट है। लेकिन अगर बोरॉन की बात करें तो बोरॉन के पास ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं है, क्योंकि याद रखें बोरॉन जो है ना वो स्लाइटली हमारे पास नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रखता है, यानी कि बोरॉन जो है ना वो एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल होने के नाते ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ठीक है। बोरॉन जो है ना वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो इसके पास फ्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह बोरॉन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आपको चाहिए होते हैं 8, बोरॉन के पास होते हैं 6, तो बोरॉन के पास ना 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से बोरॉन बन जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसलिए BF3 एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में लिखा है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, तो BF3 का ऑप्शन तो हमारे पास गलत हो गया, ठीक है। तो जो बाकी ऑप्शन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास ब्यूटेन। अब ब्यूटेन जो है ना उसमें कोई इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी या एफिशिएंसी नहीं होती, क्योंकि ब्यूटेन में सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो ऑक्यूपाइड होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के सारे वैलेंसीज फुल होती हैं। बचा मेरे पास बेंजीन। बेंजीन में होते हैं डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड की वजह से, और ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की वजह से ना बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होती है, तो बेंजीन जो है ना वो पॉजिटिव चीज़ों से रिएक्ट करता है, पॉजिटिव चीज़ों से रिएक्ट करता है, इसी वजह से बेंजीन एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। करेक्ट आंसर हो गया मेरे पास सी, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट्स। डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि उनमें किसी किस्म की बेंडिंग होती है, ठीक है। अब CO2 के मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट नहीं होती, उसका मॉलिक्यूल लीनियर होता है। CH4 में डायपोल मोमेंट नहीं होती, इसका मॉलिक्यूल यहाँ पास डायपोल मोमेंट से पाक होता है, ठीक है। NH3 में डायपोल मोमेंट पाई जाती है, वो होती है चूँकि नाइट्रोजन के पास होता है एक डबल बॉन्ड, ठीक है। स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ मैं आपको उसका। ये हो गया मेरे पास नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ये होगा उसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया बाकी के 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन से बनता है हाइड्रोजन का बॉन्ड, ठीक है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना जो लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन ना एक इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ये उसकी वजह से इनका नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये रिपेल करते हैं बाकी इलेक्ट्रॉन्स को,
जो स्ट्रक्चर होता है ना इसका, वो बन जाता है थोड़ा टेढ़ा। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज में से लेफ्ट स्ट्रक्चर बनता है टेढ़ा इसका। तो ये दो हाइड्रोजन है ना, ये पास बेंड हो जाते हैं, तो स्ट्रक्चर थोड़ा सर्किल का बनता है इसका। ठीक है, तो ये जो बेंडिंग हुई है ना, ये होती है डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट जो है ना, करेक्ट आंसर इसका हो गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट, ये हो गया NH3। नेक्स्ट मेरे पास देखिए डबल बॉन्डिंग की जहाँ तक बात है ना, क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो इलेक्ट्रॉन पेयर CO2 में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन पे कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, CH4 में इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, वो होते हैं एक्टिव पेयर्स होते हैं जो मॉलिक्यूल में आते हैं बॉन्ड पेयर्स, और बॉन्डिंग पेयर्स तो चारों डायरेक्शन में होते हैं, तो वो चारों डायरेक्शन में दूसरे कैंसिल आउट कर देते हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कहना है NH3। NaCl reacts with water container becomes hot. It represents that अगर NaCl वाटर से रिएक्ट कर रहा है और कंटेनर हॉट हो रहा है, इसका मतलब ये कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ने के लिए उसमें हीट आएगी, और वो हीट कहाँ से आएगी, वो आएगी इस रिएक्शन से। इसका मतलब हो जाए कि इस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन मेरे पास हीट रिलीज करता है, एक्सोथर्मिक। इवन मैकेनिज्म इज फेवर्ड बाय, देखिए इवन मैकेनिज्म जो है ना वो होता है उसमें क्या कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में। ठीक है, बल्कि इलेक्ट्रोफिलिक भी नहीं होता, ये उसमें होता है, ये जो E है ना, ये स्टैंड फॉर एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन। ठीक है, अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है पास E1, एक होता है E2। E1 में ना मेरे पास 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, E2 में मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, E1 इस तरीके का होता है कि मेरे पास ना एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसिडर कर लूँ इथाइल का मॉलिक्यूल। ठीक है, इथाइल, तो इस इथाइल में मैं ऐड कर रहा हूँ एक कह लें हैलाइड HBr, एक हाइड्रोहेलाइड, यानी कि हाइड्रोजन और हेलोजन की कॉम्बिनेशन, ये होगा मेरे पास हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ये मैं ऐड कर रहा हूँ उसमें। अब क्या होगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा और हाइड्रोजन मेरे पास सोल्यूशन में मिक्स हो जाएगा, बचेगा अब ब्रोमीन। वो जो ब्रोमीन है ना, ये ब्रोमीन क्या करेगा, ये आएगा इस कार्बन पे अटैक करेगा आकर, और अटैक किस तरीके करेगा कि ये ना इस कार्बन, ये कार्बन जो है ना, जब वो अटैक करेगा ना इस पे, बल्कि कार्बन पे नहीं, वो करेगा अटैक हाइड्रोजन पे। एलिमिनेशन में ना वो रिएक्ट अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, तो होगा ये कि इस रिएक्शन, इस अटैकिंग के नतीजे में जो हाइड्रोजन है वो बना लेगा 2 बॉन्ड्स। ठीक है, इवन रिएक्शन में 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है जिसमें ब्रोमीन आकर इसमें अटैक करेगा। ठीक है, ये CH3 ऐसे रहेगा और ये CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन निकला हुआ है ना बाहर, ये हाइड्रोजन बना लेगा 2 बॉन्ड्स। एक बॉन्ड होगा ब्रोमीन के साथ, एक बॉन्ड होगा इसका कार्बन के साथ। अब हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी वो हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन की हाई है, तो जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ना वो जाएगा ब्रोमीन की तरफ, और जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना इसका, वो ये होगा कि ये ब्रोमीन ना इसको लेके अलग हो जाएगा। ठीक है, जो अलग होगा तो यह बन जाएगा HBr, और दूसरा हाइड्रोजन जो है ना वो बॉन्ड को बराबर करने के लिए लूज हो जाएगा। ठीक है, जो दूसरा हाइड्रोजन है ना वो मेरे पास लूज हो जाएगा। ये लूज इसलिए होगा ताकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए। रिजल्ट होगा मेरे पास HBr बन जाएगा, और इसका जो हाइड्रोजन निकला था ना एक, है ना, इसका जो हाइड्रोजन निकला था, ये हाइड्रोजन इससे रिएक्ट कर लेगा, हमें बन जाएगा एक H2, और ये जो दे जाएगा ना मेरे पास, इसमें मेरे पास सक्सेसफुली हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया है, तो ये बन जाएगा मेरे पास ईथीन।
ठीक है, ये हो गया मेरे पास E1 मैकेनिज्म। इसमें इन्वॉल्व होता है मेरे पास 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये मेरे पास होता है उसमें पोलर मीडियम में पाया जाता है ये रिएक्शन मेरे पास। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया मेरे पास इसमें पोलर सॉल्वेंट। नेक्स्ट है मेरे पास 50 joules of heat given out by container which does work of 100 joules against surrounding. Calculate the change in internal energy. सिंपल हमारे का क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, देखिए हीट जो गिव आउट हो रही है 50 है। ठीक है, और जो कंटेनर में वर्क डन हो रहा है ना वो है 100 जूल्स। तो अगर कोई करना है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना, कि इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज कितना आएगा। ठीक है, आपको पता होगा हीट प्लस वर्क इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब जो हीट है ना वो कंटेनर से बाहर जा रही है, तो उसको हम ले लेंगे -50 जूल्स। ठीक है, और जो वर्क डन ना मेरे पास वो अगेंस्ट सराउंडिंग हो रहा है, यानी कि सिस्टम जो है ना वो वर्क कर रहा है। तो जब सिस्टम वर्क करता है ना तो उसको हम लेते हैं माइनस में, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का आंसर आ जाएगा मेरे पास -150 जूल्स। तो करेक्ट आंसर मेरे पास हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी -150 जूल्स। ठीक है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ H2। देखिए रिडक्शन में ये होता है कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो रिड्यूस हो जाता है। वो होता है इस तरीके से कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हेन O-3 कन्वर्ट इनटू O-2 देन ऑक्सीडेशन ओकर, रिडक्शन ओकर, रेडॉक्स एंड नन। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन का चार्ज जो है ना वो मेरे पास -3 से डिक्रीज होके -2 है, यानी ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या होता है, रिडक्शन। अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 न्यूट्रॉन 0 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस, जिसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है मेरे पास प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ लिपिड, अमीनो एसिड, एंजाइम या बोथ BNC। प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड्स। एंजाइम जो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, प्रोटीन एंजाइम से नहीं बनता। ठीक है, प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट है मेरे पास विच इज नॉट लिपिड, विच इज नॉट लिपिड, फैट, वैक्स या फिर लिखा हुआ है ग्लाइसरॉल। ठीक है, तो देखें फैट तो वैसे यहाँ पर पता है हमें लिपिड्स होता है। ठीक है, वैक्स जो है ना हमारे पास फैटी एसिड की टाइप है, तो वो भी लिपिड में शुमार होता है। ग्लाइसोल पर लिपिड होता है। करेक्ट आंसर 16 का हो गया नन। नेक्स्ट है मेरे पास 4B ग्रुप में रिप्रेजेंट बाय पीरियड 3 3s2 4D 2 आउटर ट्रांजिशन या फिर नन। करेक्ट आंसर इसमें आउटर ट्रांजिशन। ठीक है, करेक्ट आंसर इसमें आउटर ट्रांजिशन, क्योंकि ये होता है हमारे पास B ब्लॉक, ये होता है D ब्लॉक। करेक्ट आंसर होगा आउटर ट्रांजिशन। नेक्स्ट है इन विच आइसोटोप न्यूट्रॉन इज डबल देन ऑफ प्रोटॉन। ये हमें पता है, इस करेक्ट आंसर का ट्राइटियम है, ये हम कर चुके हैं पहले से। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव, एंट्रोपी, मोल्स, मेल्टिंग पॉइंट। देखें इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो थी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज करने से नहीं बदलती। ठीक है, अब देखें एंट्रोपी होती है हीट कॉन्ट्रैक्ट, वो चेंज होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज करने से। मेरे पास थोड़ा सा पानी उसकी एंट्रोपी कम होगी, ज़्यादा पानी की एंट्रोपी ज़्यादा होगी। मोल्स ऑफ वाटर भी ज़्यादा सी बात है, थोड़ा पानी कम होगा ज़्यादा पानी का ज़्यादा होगा। लेकिन जब मेल्टिंग पॉइंट है, अगर मैं आइस ले लूँ ना तो देखें मेरे पास अगर
1 ग्राम आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी उसका मेल्टिंग पॉइंट मेरे पास वही होगा, ठीक है। और जो मेरे पास, अगर मेरे पास कह रहे 1 किलोग्राम आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी सेम होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है ना मेंटेन प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है मेरे पास, ये हो गया विच, ये है एट टू -273 वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मिनिमम, मैक्सिमम, जीरो या नन। -273 डिग्री सेल्सियस होता है मेरे पास 0 केल्विन। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लिखूँ ना और मैं उसमें टेम्परेचर 0 पुट कर दूँ, है ना, तो मेरे 0 केल्विन टेम्परेचर पुट कर दूँ आंसर आ जाएगा उसमें 0, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है इसका √3 RT/m, ठीक है। m मोलामास हो गया, T टेम्परेचर है, R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब टेम्परेचर में यहाँ 0 पुट करूँ, देखें क्या होता है। मैं टेम्परेचर पुट करूँ यहाँ पे 0, तो ये क्या हो जाएगा 3 × R × 0 डिवाइडेड बाई m। हमें पता है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 0 नहीं होती, मोलर मास ऑफ गैस 0 नहीं हो सकता, तो ये पूरा का पूरा जो है ना ये हो जाएगा 0 मेरे पास, ठीक है। वेलोसिटी हो जाएगी मेरे पास √0, जो होता है 0 के बराबर। तो अगर मैं टेम्परेचर को 0 पुट करूँगा तो वेलोसिटी देखें क्या आ रही है, 0 आ रही है ना। करेक्ट आंसर मेरे पास हो जाएगा इसमें वेलोसिटी मॉलिक्यूल से 0। नेक्स्ट है, ये टेम्परेचर देखें दिया हुआ है -73 डिग्री सेल्सियस, मैं टेम्परेचर लिए केल्विन में, केल्विन में -73 डिग्री सेल्सियस होता है 0, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज डिक्रीज सेम या फिर नन। ये लेफ्ट टू राइट यानी कि अलोंग द पीरियड्स, तो जो न्यूक्लियर चार्ज है अलोंग द पीरियड्स को ज़्यादा सी बात है इंक्रीज होता है, तो ज़्यादा सी बात है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इंक्रीज एट ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, नो चार्ज या फिर ऑल। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो हमारे पास ऑक्सीडेशन का काम करवाता है। अब ऑक्सीडेशन का काम करवाने का मतलब ये है कि वो हमारे पास ऑब्वियस ऑक्सीडेशन करवाएगा। अब ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन जो है ना वो 3 की थी हमने, ठीक है। ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन होती है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एक और डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन की एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो चार्ज का डिक्रीज होगा, ठीक है। चार्ज का एक और नाम होता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसका आंसर होगी ऑप्शन बी, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चार्ज के माने में डिक्रीज होने का मतलब है कि वो जाएगा माइनस की साइड, ठीक है, और इंक्रीज होने का मतलब वो जाएगा प्लस की साइड, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बीच में। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन 1200 सेंटीमीटर क्यूब एट STP। सिंपल सवाल है, मोलर वॉल्यूम को सवाल है ये, ठीक है। 1200 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1.2 लीटर से पर वॉल्यूम है इसमें, ठीक है। 1.2 लीटर वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है मुझे, तो मैं इसको कर लेता हूँ। वॉल्यूम मेरे पास हो जाती है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.4। नंबर ऑफ मोल फाइंड करना, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 22.4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम में लूँगा लीटर्स में, ये होगा 22.4 डिवाइडेड बाय 1.2, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपने पास, ठीक है। कैलकुलेटर आ गया मेरा, ठीक है। देख लेता हूँ मैं क्या है, 22.4 डिवाइडेड बाय 1.2, ये हो जाएगा मेरे पास 18.66 समथिंग आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास बल्कि नहीं, वॉल्यूम जो है ना हम उसमें लेंगे, वॉल्यूम जो है ना हमारे पास 1200 ही होगी। अब 0.0 18.6 आ रहा है मेरे पास, ऑप्शन दिया मानिए इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन 1200 सेंटीमीटर क्यूब आर एट STP। ऑप्शन दिया हुआ नहीं है,
मेरे ख्याल से इसमें ना कुछ और बात पूछी, यानी मास वास कुछ पूछे, चूँकि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कुछ और ही आ रहा है। ठीक है, ऐसा कहते हैं मास फाइंड कर लेते हैं, इसमें मर्जी है मास क्या पाएगा हमारे पास। अगर मैं मास में चेंज कर दूँ ना इसको, मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाई 1.2, मास हो जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाई 1.2 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ CO2 होता है, मॉलिक्यूलर मास CO2 होता है 44। तो देखते हैं मास क्या आ जाएगा हमारे पास, 22.4 डिवाइडेड बाई 1.2 मल्टीप्लाई बाई 44। अभी कुछ और नंबर आ रहा है, तो शायद का प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, इस क्वेश्चन में आंसर लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट है मेरे पास 1 किलो कैलोरीज इक्वल टू जूल्स। देखिए ये जो है ना वो कन्वर्जन का सवाल है, ये आपको पता होना चाहिए। एक कैलोरी जो है ना वो होती है मेरे पास 1 कैलोरी जो है ना वो होती है इक्वल टू 4.186 जूल्स। तो 1 किलो कैलोरी मतलब कि 1000 कैलोरीज इक्वल हो जाएगी मेरे पास, मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है, 418 जूल्स। कैलकुलेटर में जाएंगे ना तो यहाँ पे ऑप्शन होता है कन्वर्जन का आपके पास। ठीक है, कन्वर्जन के बारे में लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, मास, वेलोसिटी, प्रेशर, एनर्जी। एनर्जी क्या लिखा है 3 है, हम जाएंगे 3 पे, एनर्जी आ गई। क्या लिखा हुआ है इसमें, किलोग्राम फुट मीटर टू जूल्स, जूल्स टू किलोग्राम फुट मीटर। किलोग्राम फुट मीटर जो है ना यहाँ पास ब्रिटिश यूनिट्स है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जूल टू कैलोरी, कैलोरी टू, हम जाएंगे कैलोरी टू जूल पे। और कितनी कैलोरी कन्वर्ट करनी है वो यहाँ लिख देंगे, हमें कन्वर्ट करना है 1000 कैलोरीज। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4185 है, इसको राउंड ऑफ कर दें 4186 हो जाएगा जूल्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर मेरे पास हो गया इसमें 4186 जूल्स। ऑप्शन 24 जो है वो इसका हो जाएगा सी, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट 2 मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट विथ I2, फाइंड द मोल्स ऑफ HI। ये तो आसान है बहुत, 2 मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट करता है, I2 से HI फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल स्टोइचियोमेट्री का सवाल है, ये भी कर लेते हैं। तो स्टोइचियोमेट्री के लिए पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, H2 प्लस I2 से बनता है मेरे पास रिवर्सिबल रिएक्शन, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए यूँ लिखते हैं 2HI। 1 मोल से 2 बनते हैं, 1 से 2 बनते हैं, 2 से कितने बनेंगे 4। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया मेरे पास इसमें 4 मोल, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, अच्छा MCQ जो है ना हमने 1 ईयर के कर लिए हैं। ठीक है, अब मैं ना आपको थोड़ा सा ना इसके बारे में बता देता हूँ, एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में सही तरह बता देता हूँ। ठीक है, फिर हम लेक्चर एंड कर देंगे। देखिए इवन जैसे मैंने बताया था पहले 1 मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, मैं सही तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे होता क्या है। ठीक है, देखिए मॉलिक्यूल इसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें ये मॉलिक्यूल पाया जाता है ना, वो होता है मेरे पास एक उसका मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड का। ठीक है, E1 में इन्वॉल्वमेंट होती है 1 मॉलिक्यूल की, ये होता है 2 स्टेप का। ठीक है, पहला स्टेप इसमें ये होता है, इसमें हमारे पास ट्रांजिशन फेज होता है। ठीक है, ट्रांजिशन फेज ऐसा होता है कि मेरे पास ये जो X है ना हैलाइड, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, तो ये कोशिश करता है कि इलेक्ट्रॉन कार्बन का छीन ले, तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। अब ये कार्बन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन मांगता है दूसरे कार्बन से, और ये दूसरा कार्बन ना इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी की वजह से इलेक्ट्रॉन मांगता है हाइड्रोजन से। ठीक है, तो इसमें ट्रांजिशन फेज आता है इस तरीके का, इसमें ये हाइड्रोजन जो है ना इसका बॉन्ड वीक होने लगता है, इसका बॉन्ड वीक होने लगता है, और जो ये हैलोजन है ना इसका भी बॉन्ड वीक होने लगता है।
रिजल्ट ये निकलता है कि इस हैलोजन के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है ना, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया है ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको ज़रूरत नहीं है रहने की, तो ये निकल जाएगा। और जब ये निकलेगा ना तो क्या होगा, इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है तो हाइड्रोजन भी निकल जाएगा। हाइड्रोजन कार्बन को सपोर्ट नहीं कर सकता ऑक्टेट कंप्लीट करने में, इसलिए हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा। और हैलोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो भी निकल जाएगा। तो रिजल्ट, उसको रिजल्ट होगा ना वो ये होगा कि ये हैलोजन ही बाहर निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन ही बाहर निकल जाएगा और फिर ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। तो एलिमिनेशन इस तरीके की होगी कि मेरे पास एक यहाँ वीक बॉन्ड बनने लगेगा और एक वीक बॉन्ड यहाँ बनेगा और तीसरा वीक बॉन्ड बनेंगे दोनों कार्बन के दरमियान में। अब ये जो दो वीक बॉन्ड बने हुए हैं ना ये टूट जाएंगे और जो ये वीक बॉन्ड बना ये फॉर्म हो जाएगा। रिजल्टेंट रिएक्शन मेरे पास, रिजल्टेंट प्रोडक्ट मेरे पास ये बनेगा कि कार्बन में 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे और फिर ये कार्बन बना लेगा एक डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ और ये जो हैलोजन हाइड्रोजन निकले हैं ना ये बना लेंगे अपना HX। ये होता है E1 का मैकेनिज्म। इसमें देखिए एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तब इसको E1 कहते हैं। एलिमिनेशन हुई है इसमें हाइड्रोजन और हैलोजन की, ठीक है, तो एलिमिनेशन की वजह से इसको E कहते हैं और एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होने की वजह से इसको कहते हैं E1। इसमें जो स्टेप्स होते हैं वो 2 होते हैं, एक है ट्रांजिशन स्टेप या इंटरमीडिएट स्टेप, दूसरा यहाँ पर फाइनल स्टेप से प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ E2 मैकेनिज्म की। E2 मेरे पास होता है 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व। पहला मॉलिक्यूल तो यही वाला हो गया मेरे पास, अल्काइल हैलाइड का। जो दूसरा मॉलिक्यूल है मेरे पास होता है वाटर का, ठीक है। अभी जो दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है ये होता है डिसोसिएट हुआ हुआ। डिसोसिएट हुआ हुआ यानी कि ये OH की फॉर्म में होता है, ठीक है। इसका हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन इसका OH है, ठीक है। डिसोसिएट हुआ हुआ है ये, यहाँ लिख देता हूँ उसका H+ और इसका OH-, ठीक है। अब ये H+ को ना आप लोग भूल जाए, यहाँ पर नहीं है, ये H+ होता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखें, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह लें, जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो हमारे पास कम है, कार्बन की ज़्यादा होती है और जो HX है ना उसकी तो बहुत ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इन दोनों के दरमियान जो है ना वो कम होता है। रिजल्ट उसका ये निकलता है कि कार्बन के पास थोड़ी बहुत ना ग्रिप होती है इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिप जो है वो हमारे पास X के पास होती है, लेकिन कार्बन के पास थोड़ी सी ग्रिप होती है इस बॉन्ड में। लेकिन जब ये H+ आ जाता है ना तो क्या होता है कि H+ के पास जो इलेक्ट्रॉन की ग्रिप है ना वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। रिजल्ट क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन छीनता है ना यहाँ से, लेकिन वहाँ पहले भी से इलेक्ट्रॉन छीन रहा था, दोबारा इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन छीनने वाले प्रोसेस में कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं होता। जैसे ही इलेक्ट्रॉन छीन कर ना एक थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज हासिल करता है ना, ये अटैक कर लेता है इस पर और ये बन जाता है HX। और दूसरा हाइड्रोजन है ना, इससे बनता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, उससे फौरन से ये अटैक कर लेता है। तो इसमें ना कोई सेकंड स्टेप नहीं होता, कोई इंटरमीडिएट स्टेप नहीं होता, इसमें डायरेक्ट हमें प्रोडक्ट मिल जाता है जिसमें हमारे पास, अब देखें, एक ये हाइड्रोजन चला गया, हाइड्रोजन निकल गया, तो कार्बन बना लेते हैं बॉन्ड आपस में। ये बन गया मेरे पास इस तरह से डबल बॉन्ड प्लस HX ये वाला, फिर प्लस H2O ये वाला, ठीक है। अब इससे मेरे पास जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं वो 2 हैं, एक तो मॉलिक्यूल ये वाला है हैलाइड वाला, दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास वाटर का है, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल की इन्वॉल्वमेंट को कहते हैं E2। ये रिएक्शन मेरे पास फास्ट होता है और इसमें मेरे पास एक स्टेप होता है बस, कोई इंटरमीडिएट स्टेप नहीं होता, दरमियान का स्टेप जिसमें मेरे पास एक स्टेप होता है, ये होता है मेरे पास E2 मैकेनिज्म। पुराना जब मैंने सिखाया था ये वाला, ये है E1 मैकेनिज्म, ठीक है। तो E1 E2 मैंने एक्सप्लेन कर दिए।
और MCQ जो हमने किया था ना उसका आंसर सेम ही रहेगा, उसके आंसर में चेंजिंग नहीं आएगी कोई, ठीक है। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिए, बस यहाँ पे लेक्चर एंड कर देते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।